तो दोस्तों कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानियाँ बड़ी ही स्पेशल है और तो और हमारी आखिरी की 2 कहानियाँ कुछ ऐसा दर्शाएंगी जिसे सुनने के बाद आपको यकीनन बेहद मज़ा आने वाला है। बस आपको कहानियों को पूरा सुनना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी की जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम सत्यम है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। साथ ही आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो मेरे भाई के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों दरअसल बात 2019 दिसंबर महीने की है। एक दिन मेरा भाई रात के करीबन 8 बजे मार्केट घूमने के लिए गया था। जब वो रात के समय रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जिसने की हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन मेरे भाई ने उस औरत से कोई बातचीत नहीं की बल्कि वो उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ चला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात यह भी थी कि इतनी ठंड में भी उस औरत ने सर्दियों के नहीं बल्कि गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे और जिस तरीके से वो बैठी हुई थी उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। खैर जब मेरा भाई घर पर आया तो उसने ये बात चाचा जी को बताई। चाचा जी ने भाई से कहा कि तूने अच्छा किया जो उस औरत को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो औरत नहीं बल्कि कोई छलावा थी। अगर तुम उसके नजदीक जाकर कोई बातचीत करते तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाता। कहते हैं कि अक्सर उस रास्ते पर किसी ना किसी को वो दिखाई दे जाती है। साथ ही दोस्तों एक घटना मेरे साथ 2016 में भी हुई थी। उन दिनों गर्मियों का समय चल रहा था तो हमारे गांव के 2 गांव छोड़कर एक तालाब था जहां पर बच्चे नहाते रहते थे। उन बच्चों को देखकर अक्सर मेरा मन भी उस तालाब के पास जाकर उसमें नहाने का हुआ। इसीलिए मैंने अपने चाचा जी से पूछा। मैंने कहा कि मुझे भी उस तालाब में नहाने के लिए जाना है। लेकिन चाचा जी ने तुरंत मुझसे कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। मैंने पूछा क्यों नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा कि उस तालाब में डूबकर कई बच्चों की मौत हुई है और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन दोस्तों मैंने चाचा जी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था। मुझे लगा कि शायद चाचा जी मुझे डराने के लिए बोल रहे हैं। उस वक्त मैंने चाचा जी की बात को नजरअंदाज किया और मौका मिलते ही तालाब के पास चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उस वक्त वहां कोई नहीं था। मैंने चुपचाप कपड़े उतारे और मैं वहां पर नहाने लगा। नहाते नहाते अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों को नीचे की तरफ खींच रहा है। उस वक्त मेरी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही थी। मैं काफी ज्यादा घबरा गया लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने मन में बजरंग बली का नाम लिया और मैं किसी तरह मेहनत करके तालाब के किनारे तक पहुंचा। बाहर आकर जब मैंने तालाब की तरफ देखा तो तालाब के पानी में एक अजीब सी लहरें दिखाई दे रही थी। जिस तरह पानी उबलता है ठीक उसी तरह की लहरें। ये सब देखने के बाद मैं वहां से सीधा घर आ गया। घर पहुंचकर मैंने इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। आखिर मैं बताता भी तो कैसे, गलती मेरी ही थी। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि अगर मैं उस दिन बजरंग बली का नाम नहीं लेता तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं बच पाता। तो दोस्तों ये थी सत्यम की कहानी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब इंसान के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है तो हो ना चाहते हुए भी उसे वो उसी तरफ खींच ले जाता है जिस तरफ हमें पहले से ही डर का अनुभव हो रहा होता है। खैर दोस्तों वहां कोई ऐसी ताकत थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। बाकी आपको अगर इस बारे में कुछ पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सृष्टि है। मैं नेपाल की रहने वाली हूं। एक घटना मेरे साथ भी घटी थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। सुनाने से पहले बता दूं कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 2012 की है। मैं और मेरी एक दोस्त एक साथ रूम शेयर करते थे। हमें रूम में शिफ्ट हुए
1 महीना ही हुआ था। ठीक उसी बीच मुझे पता चला कि अब मेरी नाइट शिफ्ट लग गई है। तो मैंने ये बात अपनी दोस्त को बताई और उससे कहा कि तुम खाना खाकर सो जाना, और मैं ठीक रात के 8 बजे अपने काम पर चली गई। दोस्तों, उधर मेरी दोस्त रूम में अकेली थी। मेरे जाने तक वो खाना खाकर लेट गई थी। दोस्तों, ठीक उसी दिन रात के लगभग 11 बजे अचानक से किसी की आवाज आई। शायद कोई जोर जोर से सांस ले रहा था, लेकिन मेरी दोस्त को ऐसा लगा कि मैं अपने काम से वापस आ गई हूं। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा। वो दोबारा सो गई। थोड़ी देर बाद उसे वही आवाजें दोबारा सुनाई थी, और तो और कुछ ही देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। सच में वो काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाई। लेकिन जब मैं अपने काम से वापस घर आई तो मैंने उसे उठा हुआ ही पाया। मेरे आते ही उसने मुझसे तुरंत कहा कि इस कमरे में कुछ तो है, जिसके बाद से वो पूरी रात सो नहीं पाई। दोस्तों, उस वक्त मैं थकी हुई थी तो मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद मेरी उसी दोस्त को किसी काम से अपने गांव जाना पड़ा, तो अब मैं उस कमरे में अकेली थी। वैसे गांव जाने से पहले मेरी दोस्त ने मुझसे कहा था कि तू भी मेरे साथ मेरे गांव चल, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तो ठीक ऐसी ही एक रात मैं चुपचाप सो रही थी तो मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी दोस्त के साथ हुआ था। यकीनन मेरे तो पसीने ही छूट गए। दोस्तों, मैंने पूरी रात कमरे की लाइट ऑन ही रखी, और तो और डर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी भी ले ली और मैं अपने घर चली गई। इसके बाद जब हम दोनों वापस आए तो हमने वो कमरे को छोड़ दिया और ठीक दूसरी जगह रूम में शिफ्ट हो गए। काफ़ी समय बाद ये पता चला कि उस घर में जब रात को सब सो जाते थे तो कोई काली परछाई वहां पर घूमती थी। वैसे हमने तो उस घर को छोड़ दिया, इसीलिए आज हम सही सलामत थे। हमारा मानना है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी सृष्टि की कहानी। दोस्तों, मैंने इसी तरह की और भी कहानियां सुनाई हैं। सच कहूं तो ऐसे ही कई तरह की कहानियां सुनने के बाद मन में हल्का डर तो बैठ ही जाता है। मालूम नहीं ऐसा उस कमरे में क्या हुआ होगा। खैर, आपको कुछ भी लगता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम अंशुल है और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो मेरे ही गांव के एक दोस्त के साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों, एक दिन की बात है। मेरे दोस्त ने अपने दोस्तों से मिलकर एक प्लान बनाया कि वो लोग रात के समय आम तोड़ने जाएंगे, क्योंकि उस समय आम का सीजन था। उस वक्त उसके साथ उसके 5 दोस्त थे, जिनका नाम नीरज, पंकज, कृष्णा, उपेंद्र और राम था। वो लोग रात के 12 बजे, जिस वक्त उनके घर वाले सो रहे थे, उस वक्त वो आम तोड़ने के लिए चुपचाप घर से निकल गए। रास्ते में चलते चलते उसके दोस्त कृष्णा को जोर से वॉशरूम लगी। उसको वॉशरूम जाता देख उसके सभी दोस्त उसके पीछे पीछे चल पड़े। वैसे वहां पर उस आम के पेड़ के बगल में एक पीपल का पेड़ भी था। वो लोग उस पीपल के पेड़ के पास से जा ही रहे थे कि तभी उन लोगों की किसी पर नजर पड़ी। पहले तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पाया कि उधर कोई सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी है। उस वक्त उन लोगों ने सोचा कि कोई आ गया होगा। उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वहां से वो वापस टॉयलेट करने चले गए। लेकिन जब वो वापस आए तो पाया कि वो औरत अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसे ऐसा बैठे देख जब मेरा दोस्त उस औरत के पास उससे पूछने गया कि वो इस समय वहां क्या कर रही है, तो पास पहुंचकर पाया कि उस औरत ने अपना सर नीचे कर रखा है, और तो और वो सिसक सिसक के रो भी रही थी। उसे रोता देख मेरे दोस्त ने पूछा कि आप रो क्यों रही हो, तो उस औरत ने तुरंत उससे कहा कि तुम यहां से चले जाओ। दोस्तों, जब वो औरत ये कह रही थी तो उसकी आवाज काफी डरावनी लग रही थी, लेकिन मेरे दोस्त ने उससे दोबारा वही सवाल किया, पर इस बार उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही इसी बीच उसके बाकी दोस्त भी वहां पर पहुंच गए। उनका यह कहना था कि वो ये सोचकर आए हैं कि अभी तक राम क्यों नहीं आया। उन सब ने कहा कि चलो आम तोड़कर यहाँ से तुरंत घर चलते हैं।
लेकिन इस बात पर राम ने कहा कि अरे यार, ऐसे किसी को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों, उसके दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी। वो लोग जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि उनकी धक्का मुक्की में उस औरत को धक्का लग गया। धक्का लगते ही उस औरत ने अपना सर ऊपर किया। उस वक्त जैसे ही सबने उस औरत का चेहरा देखा तो डर के कारण सबकी हालत खराब हो गई। उन सभी के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस औरत का पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें भी एकदम लाल हो रखी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहते या करते, उस औरत ने कहा कि अब तुम गए, मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, इस बात को सुनकर सब के सब काफी ज्यादा डर गए। वो उस वक्त वहां से ऐसे दौड़े जैसे कि वो उनकी जिंदगी की सबसे आखिरी दौड़ हो। हालांकि उस वक्त वो औरत उन सभी के पीछे पड़ गई थी और ठीक उसी वक्त राम कहीं जाकर छुप गया। शायद इसी वजह से वो बच गया। साथ ही उसने कृष्णा को एक ट्यूबवेल की हौदी में तकरीबन 5 मिनट तक डुबाकर रखा, जिसकी वजह से वो भी बच गया। दोस्तों, बता दूं कि कृष्णा योगा करता था, उसे इन सभी चीजों का अभ्यास था। लेकिन दोस्तों, बाकी बचे 3 दोस्तों का अभी तक पता नहीं चल पाया। ये अब तक की एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, ये थी अंशुल की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, एक बार जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी एक दोस्त आमरीन ने मुझे बताया कि ये घटना उसके नानी के घर के सामने जो चाचा चाची रहते थे उन्हीं के साथ घटी है। उसने बताया कि उनके 2 बेटे थे जिनका नाम आरुष और आयुष था। उनमें से आरुष भैया बड़े थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने अपनी पसंद से शादी करके अपनी बीवी को अचानक से घर पर ले आए। ये सब देखकर उन्हें चाचा चाची से खूब डांट पड़ी, लेकिन बड़े बेटे होने की वजह से उन्हें कुछ समय बाद माफ कर दिया गया। धीरे धीरे वो लोग साथ में रहने लगे। शादी के काफी साल बीत जाने के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। बावजूद इसके चाचा चाची भी उन्हें कुछ नहीं कहते थे और ना ही अपने बेटे से कुछ कहते थे। लेकिन एक छोटे से बच्चे की उनको भी बहुत इच्छा थी। जैसे कि दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, ऐसी इच्छा हर घर में हर माँ बाप को होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन अचानक प्रिया के मन में न जाने ऐसा क्या विचार आया कि वो अपनी बहन मीना के साथ एक तांत्रिक के पास चली गई। वहां पहुंचकर उसे यह मालूम पड़ा कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह उसके सास ससुर है। उन्होंने ही तुम पर कुछ करवाया है क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। दोस्तों, ये बात सुनकर प्रिया को काफी गुस्सा आया। वो चुपचाप उठकर वहां से वापस घर आ गई। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते रहे वो अपने सास ससुर से घर की हर छोटी बातों पर झगड़ा करने लगती। और तो और कई बार वो उन पर यह इल्ज़ाम लगाती कि उन्होंने ही उसके साथ कुछ बुरा किया है। तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते, बस दिखावा करते हो। दोस्तों, घर में ऐसा ही चलता रहा। फिर इसके कुछ दिनों बाद प्रिया अपनी बहन के साथ दोबारा उसी तांत्रिक के पास गई। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद वो कुछ तंत्र मंत्र का सामान लेकर वापस घर आ गई। तांत्रिक ने उस सामान को बिस्तर के नीचे रखने को कहा था। उसने बताया था कि ऐसा करने से आपका बच्चा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से कुछ दिनों बाद उल्टा उसकी तबीयत खराब होने लगी और तो और वो काफी अजीब हरकतें करने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई, उसने अपने आप को मारने की कोशिश भी की। वो तो अच्छा हुआ कि अचानक से वहां पर चाचा चाची जी आ गए। उन्होंने किसी तरह उसे रोका। उन्होंने तुरंत ही आरुष को भी जल्दी से घर पर बुला लिया। इसके बाद जब भैया घर पर आए तो उन्होंने प्रिया को किसी तरह शांत किया और उसे सुला दिया। इसी बीच जब भैया ने उसे बेड पर लेटाया तो पता चला कि गद्दा कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो रहा था। यही सोचकर उन्होंने गद्दा हटाया तो पाया कि एक लाल पोटली में सिंदूर, गुड़िया, नींबू वगैरह रखा हुआ था। उन्होंने तुरंत ही ये सब अपनी माँ को दिखाया तो चाची जी तुरंत समझ गई कि ये कुछ टोना टोटके का सामान है। जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही ये सारी चीजों को किसी पंडित जी को दिखाया। पंडित ने बताया कि ये सब उसकी बहन मीना ने कराया है क्योंकि वो अपनी बहन से जलती है। वो चाहती है कि उसकी बहन का घर
एकदम बर्बाद हो जाए। दोस्तों इसके बाद जब प्रिया ठीक हुई तो उसे सारी सच्चाई पता चली। यही सब जानकर वो वहां से अपने घर पर गई और अपनी बहन को खूब डांटा। दोनों के बीच इसी मुठभेड़ में उसने कहा कि वो उसके पति से प्यार करती थी, लेकिन उसने तुमसे शादी कर ली, वो भी बिना किसी को बताए। इसीलिए मैंने ही उस तांत्रिक को ऐसा करने को कहा था और ठीक मेरी ही वजह से अब तक तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ है। दोस्तों ये सब हो जाने के बाद प्रिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। वो आज की तारीख में अपने पति के साथ एक अलग ही दुनिया बसाई हुई है। साथ ही अब उसके 2 बच्चे भी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पंडित जी के साथ साथ डॉक्टर से भी कई सलाहें ली। आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। लेकिन दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपको बता दूं कि इन्होंने हमें 2 कहानियां भेजी हैं। क्यों ना हम दोनों कहानियां सुनने के बाद इनकी कहानियों पर चर्चा करें। आइए सुनते हैं। दोस्तों ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। उस वक्त मेरी दादी छोटी थी तो हमारे गांव में एक राम नाम का शख्स था जिनका एक ही बेटा था। उसका नाम सूरज था। सूरज के 2 बच्चे भी थे। साथ ही राम भैया का छोटा भाई और उनका लड़का हीरा लाल उन लोगों से काफी चिढ़ते थे क्योंकि उनके बीच जमीन को लेकर झगड़ा चलता रहता था। राम भैया को रात के समय ठीक से दिखाई नहीं देता था। एक दिन की बात है, ठंड का मौसम था। सूरज खेत से घर को आ रहा था तो ठीक रास्ते में कुछ लोगों ने उसे जबरन घेर लिया। लेकिन दोस्तों घेरने तक तो ठीक था, पर उन्होंने तो उसे मार ही डाला। और तो और उन्होंने उसकी लाश को वहीं एक आम के बाग में दफना दिया था। साथ ही दोस्तों ये बात किसी को भी पता नहीं चली। लेकिन जब सूरज पूरे दिन से रात तक घर नहीं आया तो राम भैया उसे पूरे गांव में ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन सूरज का कहीं पर भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद धीरे धीरे राम भैया अपनी बहू और पोता पोती के साथ रहने लगे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद इस बात को सब लोग भूल गए। महीने बीत गए, फिर गर्मियों का सीजन आया। उस सीजन में आम भी पक चुके थे तो गांव के बच्चे वहां अक्सर आम तोड़ने जाते थे। लेकिन उस दिन वो लोग उसी बाग में घुसे तो उन बच्चों में से एक बच्चा उसी पेड़ पर चढ़ गया जिस पर सूरज को दफनाया गया था। कहते हैं कि उसी वक्त सूरज की आत्मा उस बच्चे के अंदर घुस गई। इसके बाद वो बच्चा सीधा उनके घर पर पहुंचा और सूरज की बीवी से कहने लगा कि मेरे लिए रोटी बना, मैं आम के साथ खाऊंगा। सूरज की बीवी ये बात सुनकर हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि ये तो मेरे पति खाते थे, लेकिन इस बच्चे ने मुझे उसी तरह कैसे कहा जैसा कि सूरज बोलते थे। उस वक्त सूरज की बीवी ने उस बच्चे को डांट दिया और कहा कि ये क्या मजाक है, तुम कौन हो, किसके बेटे हो और यहाँ क्यों आए हो, जाओ तुम अपने घर जाओ। लेकिन उस बच्चे ने जवाब दिया, उसने कहा कि मैं तुम्हारा पति सूरज, तुमने मुझे पहचाना नहीं। दोस्तों ये बात सुनकर उसकी पत्नी डर गई। डर के कारण उसने अपने ससुर जी को यानी कि राम जी को बुलाया जो कि कहीं बाहर गए थे। जब राम जी ने उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे ने तुरंत उनके पैर को छुआ और कहा कि बाबा मैं हूँ आपका सूरज। उसने बताया कि जब वो खेत से वापस आ रहा था तो कुछ लोगों ने उसे रास्ते में मार दिया था और ठीक वहीं आम के बाग में दफनाया था। तब से मैं वहां पर किसी के आने की राह देख रहा था जिससे कि मैं अपनी सारी सच्चाई लोगों को बता सकूं। दोस्तों उस बच्चे की सारी बात सुनने के बाद राम भैया तुरंत उस बच्चे को तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने झाड़ फूंक करके सूरज की आत्मा को बाहर निकाला और फिर उसकी आत्मा की शांति के लिए राम जी ने घर पर हवन भी करवाया। और तो और कुछ समय बाद इस सच्चाई का भी पता चला कि जिन लोगों ने सूरज को मारा था वो ठीक उसके चाचा चाची के भेजे हुए ही आदमी थे। लेकिन सबूत ना मिलने के कारण किसी पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बस दोस्तों यही थी मेरी 2 कहानियां। तो दोस्तों देखा आपने, इनकी भेजी हुई 2 कहानियां बिल्कुल ऐसी कहानियां हैं जिनको हम पर्दे के पीछे का सच भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के समय में इन चीजों पर कोई विश्वास नहीं करता। मैं बस आपसे एक सवाल करता हूं कि आपको क्या लगता है कि ऐसा होता होगा? जवाब नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।